हेलो गाइस, हम सुमित एंड वेलकम टू आवर सीरीज अनऑफिशियल फिजिक्स। जैसे कि सीरीज़ में आपको मालूम है हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स, हम रिवाइज कर रहे हैं फिजिक्स, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का साथ में। तो लेट अस स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टुडे। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके पहले मैं चालू करूँ, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक इन डेप्थ देना चाहता हूँ टॉपिक की, कि एक तो बहुत ईजी टॉपिक होता है, ठीक है, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है फिजिक्स का ये, और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। आपको कुछ नहीं करना रहता है, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ याद रखनी रहती हैं, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, कुछ फार्मूला रहते हैं, और आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द टॉपिक इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है, जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि कुछ मटेरियल इलास्टिक होते हैं, कुछ मटेरियल प्लास्टिक होते हैं। तो वो होता क्या है? एग्जाम्पल लो, आपने कभी छोटे में स्पॉन्ज बॉल से खेला हो, वो येलो कलर की जो बॉल आती है, ठीक है, स्माइली बॉल आती है, जो उससे खेला हो, तो आपने देखा होगा जब आप उसको डिफॉर्म करते हो, उस पर जब फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्म होती है, दबती है, ठीक है। तो जब वो दबती है और जैसे ही आप छोड़ देते हो तो वो अपने ओरिजिनल गोल शेप में, स्पेरिकल शेप में वापस आ जाती है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, और ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं इलास्टिक। कैसी बॉडीज़ को? जिस पे ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी डिफॉर्म होती है, और फोर्स जब हटा देते हो तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, और ऐसी बॉडीज़ होती हैं इलास्टिक। मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी हो कि जिसको आपने दबाया, जिस पे फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हुई और फिर वो वैसा का वैसा रह गया, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आई, तो ऐसी बॉडीज़ होती हैं प्लास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब आप समझे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है? आप बोलोगे प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल, प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल होता है क्ले, बहुत हद तक, जो आप डे टू डे लैंग्वेज में आपको बता सकता हूँ, जो आप रिलेट कर पाओगे। जो मट्टी होती है, क्ले होती है, ठीक है। अगर आपने कभी वो क्ले वाला उससे खेला हो, क्ले वाला जो खिलौने आते हैं उससे कभी बचपन में खेला हो, क्ले से बच्चे बनाते हैं, देखा होगा, आप उसको जिस शेप में ला देते हो वो उसी शेप में रहता है। ऐसा नहीं है कि आप क्ले का शेप चेंज करते हो वापस से गोल हो जाती है, नहीं, उसी शेप में रहती है। तो दिस इज प्लास्टिसिटी। नो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पढ़ लिया, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सबसे पहले स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसका यूनिट क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब स्ट्रेस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ये ऐसा क्यों लिखा है? तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था मैंने तभी डिफाइन करा था कि स्ट्रेस वेक्टर नहीं होता है, स्ट्रेस स्केलर भी नहीं होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्या होता है? आपके स्कोप के बाहर है। अगर अभी मैं बताने जाऊँगा तो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में लग जाएगा कि टेंसर को क्या होता है, फिर टेंसर को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका मैट्रिक्स फॉर्म, ये सब बताने में टाइम लग जाएगा। तो ये आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ में सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेवेंट है। तो स्ट्रेस एक टेंसर होता है, बस इतना याद रख लीजिए, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्केलार क्यों नहीं होता और वो वेक्टर क्यों नहीं होता है। वो वेक्टर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसलिए वो वेक्टर नहीं होता है। और स्केलार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा मेजर नहीं करता है, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से भी वो भाई अपना वास्ता नहीं रखता है, उसका कुछ अलग ही एडिशन होता है, वो भी हमारे स्कोप के फिलहाल बाहर है। स्ट्रेस डेवलप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स विच कॉज डिफॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसमें लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो क्या होगा? आप खुद बताओ क्या होगा? ये मूव होना चालू हो जाएगा, राइट। इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, F/m के बराबर है, इक्वल टू ma से निकाला है, इसका मास m है, इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक बार क्या करा मैंने, इस बॉडी को यहाँ से चिपका दिया, फिक्स कर दिया किसी तरीके से कि अब वो इस दीवार से फिक्स है, ठीक है। अब आप इस पर फोर्स लगाओ तो क्या होगा? अब क्या ये मूव होगा? नहीं। आपने देखा होगा अपने असली लाइफ के एग्जाम्पल से, ऐसे मूव नहीं होती कोई चीज़, अगर दीवार से फिक्स रहती हैं, कुछ रहती हैं, तो फिर क्या होगा? वो मूव क्यों नहीं होगा? पहली बात, अगर वो मूव नहीं हो रहा है मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। अब आप तो एक फोर्स लगा रहे हो, तो दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है? दूसरा फोर्स लग रहा है इस दीवार से यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा फोर्स F यहाँ पर लग रहा है, भाई नेट फोर्स 0 है ना, तो कोई और भी चीज़ इस पर फोर्स लगा रही होगी तो वो दीवार ही लगा रही है फोर्स इस पर पीछे की साइड, तो इसके कारण नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो अब क्या होता है? अब जब इस पर फोर्स लग रहा है तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ, इस पॉइंट पे एक स्ट्रेस आ जाता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, F/a के बराबर, ठीक है। तो स्ट्रेस डेवलप हो गया है इस पॉइंट पे। तो स्ट्रेस डेवलप क्यों हुआ है?
कि आपने फोर्स लगाया उसके कारण डेवलप हुआ है क्या? नहीं, आपने जब फोर्स लगाया था तो वो ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगा था। स्ट्रेस डेवलप हुआ है क्योंकि दीवार ने फोर्स लगाया है उसके कारण। अगर दीवार फोर्स नहीं लगाती तो बॉडी फ्रीली मूव करती है। अब दीवार चूँकि फोर्स लगा रही है तो उसके कारण यहाँ पर कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे स्ट्रेस डेवलप होता है, इसी कारण से बॉडी खिंच जाती है, बॉडी में कुछ एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। आप खींचते तो कुछ बॉडी एक्सटेंड हो जाती है ना, खिंच जाती हैं, तो वो इसी स्ट्रेस के कारण होता है, राइट। तो स्ट्रेस डेवलप होता है रिस्टोरिंग या रेजिस्टिंग फोर्स के लगने के कारण, ठीक है। ये फोर्स इसको रेजिस्ट कर रहा है, इस फोर्स के कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ना कि आपने जो फोर्स लगाया है, ठीक है। अब समझ गए? तो स्ट्रेस डेवलप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। अगर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होगा तो वो तो मूव करेगा आराम से, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेस डेवलप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स विच कैन कॉज डिफॉर्मेशन, ठीक है। वो खिंचता है, कई बार देखा है आपने। टाइप ऑफ स्ट्रेस, अब भाई स्ट्रेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कैसे देखते हैं, बहुत ईजी है ये भी। मान लीजिए रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा है, इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये भी आपको दिख रहा है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है यहाँ पर और कुछ फोर्स लग रहा है यहाँ पर, स्ट्रेस है ना, तो दोनों ऐसे ही कुछ फोर्स होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, या फिर इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। आप देखो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया हो गया नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, अगर फोर्स टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल मतलब अगर ये सर्कल है तो ऐसे टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, आप देखो टेंजेंशियल फोर्स है क्या, है ना। नॉर्मल तो ये था, ये ऊपर वाले सरफेस से ऐसे टेंजेंशियल लग रहा है, मतलब कोई चीज़ रखी, आपने हाथ उसके ऊपर ऐसे रख के ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अब इस केस में एरिया क्या होगा, फर्स्ट केस में ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है। टेंजेंशियल फोर्स वाले केस में एरिया कौन सा होगा, ये वाले पूरे फेस का एरिया, ठीक है, जो मैंने कलर करा है। तो दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेन, स्ट्रेस आपने पढ़ लिया फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस के कारण हमने देखा है कई बार डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब वो खिंचता है, तो वो डेल्टा एल बोल देता हूँ। तो वो जो जैसे मान लीजिए यही स्ट्रेस है, आपने इस पर स्ट्रेस लगाया, इसकी लेंथ एल थी, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन डेल्टा एल प्रोड्यूस होगा, ये दिखा रहा है डेल्टा एल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पर डेल्टा एल होता है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस और एल होता है इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन अपॉन इनिशियल जो लेंथ होती है वो होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर दिख रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण टेंजेंशियल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर दिख रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण तो वो नॉर्मल खिंच गया। टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे तो आप इमेजिन करो इस बॉक्स पे आपने से टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं है खिंचेगा, ये यहाँ से हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, नीचे का सरफेस फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड फेस है, ये टिल्ट होगा ऐसा हल्का सा, ठीक है, ये आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है। तो जब ये टिल्ट होगा तो उसके कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये यहाँ पर एच, एक्स अपॉन एच, ठीक है, यहाँ पर एल लिखा है, इसको एच कर लीजिए, एक्स अपॉन एच, राइट। दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब अगर एक्स छोटा सा है तो आप ध्यान से देखो, अगर एक्स छोटा सा है तो पहली बात तो एक्स अपॉन एच कितना होगा, इस ट्राइंगल में इस थीटा के बराबर होगा क्या, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेन। और अगर एक्स छोटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। दिस इज स्ट्रेन। नाउ हुक्स लॉ, भाई हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, हमने देखा स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगता है तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है जिसके कारण क्वांटिटी स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। तो इन दोनों में कुछ तो रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, तो हुक्स लॉ उसी रिलेशन, हुक ने उसी रिलेशन को डिफाइन करा और उसने जो लॉ किया उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ अ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है मतलब डेल्टा एल है, तो स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस को मैं आपका सिग्मा से डिनोट करूं और स्ट्रेन को इस सिंबल से डिनोट करूं, ईटा से, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है,
तो उस कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। भाई आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसा थोड़ी आप प्रोपोर्शनलिटी में करोगे, आपको कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। तो उस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, वो होता है मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, राइट। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल उसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेस की, राइट, तो उस केस में उस मॉड्यूलस को बोलते हैं यंग मॉड्यूलस, राइट। अगर लॉन्गिट्यूडनल केसेस की बात कर रहा हूँ तो उसमें बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। अगर टेंजेंशियल केसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन, आई एम सॉरी ये स्ट्रेस नहीं है ये स्ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंटेड है। अगर टेंजेंशियल की बात कर रहा हूँ तो उस केस में बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उस मॉड्यूलस को, नाम अलग अलग हो गया है बस, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस क्या होगा, यंग मॉड्यूलस होगा स्ट्रेस टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, या शेयरिंग के कारण जो मॉड्यूलस होता है वो कितना होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे ठीक है यंग मॉड्यूलस, लेकिन यहाँ पर जो टेंसाइल आपने तो लॉन्गिट्यूडनल लिखना चाहिए था, ये टेंसाइल क्यों लिख दिया यहाँ पर, आपका डाउट वाजिब है, मैंने एक्सप्लेन नहीं करा और मैंने लिख दिया, एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है तो यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया है ये आपको क्लियरली दिख रहा है, बाहर की साइड ऐसा लगाया है, ठीक है, मतलब इस बॉडी को मैं खींच रहा हूँ, भाई आपका इस बॉडी को खींच रहा हूँ, उस जब ऐसा फोर्स लगता है इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, बॉडी को खींचना है अवे फ्रॉम द बॉडी। भाई ऐसे ही होता है ना, कोई रोप को आप बांध देते हो, टेंशन लगता है, वो अवे फ्रॉम बॉडी बनता है, ठीक है, तो ये भी अवे लग रहा है, इसको बोलते हैं टेंशन। और अगर फोर्स ऐसा लगा दूँ मैं, मतलब उल्टा लगा दूँ, तो ये क्या कंप्रेसिव फोर्स हो गया है, क्या कंप्रेशन में ला रहा हूँ मैं, तो कंप्रेसिव फोर्स हो गया है। तो वही होता है, कुछ नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है का टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंशन के ऐसा लगता है फोर्स बाहर जाता वो लगता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मैं टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल देता हूँ। अगर ऐसे कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगता है, ठीक है, ऐसे कंप्रेस करने वाला, तो उसको मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, वो टेंशन वाले केस के लिए लिख दिया। अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता तो मैं लिख देता कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो अब यंग मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। देखिए ये तो हो गया नॉर्मल बात है। अब दो तीन और फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले आप अभी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए आप अभी इतने बड़े नहीं हो, या फिर अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जैसे हर चीज़ का हम करते आ रहे हैं। तो ये 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों फार्मूले का भी यूज़ होता है और नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको फार्मूला याद है, आपका सीधा सीधा आंसर आएगा। एक होता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ डेल्टा पी माइनस ऑफ डी पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, जहाँ पर पी होता है प्रेशर का चेंज ऑफ प्रेशर, डेल्टा वी होता है वॉल्यूम का चेंज, और वी होता है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, वी होता है इनिशियल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस होता है, आपको याद रखना है। अब कंप्रेसिबिलिटी एक और चीज़ होती है जो डिफाइन होती है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस 1/b, या फिर b इज इक्वल्स टू 1/k, एक ही बात है, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, p माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अब नेगेटिव साइन क्यों है, किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर लगाते हो तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जैसे कुछ प्रेशर लगाया 10, राइट, तो जो वॉल्यूम, अगर जब प्रेशर आपने बढ़ाया 10, ठीक है, आपने जो प्रेशर बढ़ाया 10 से 10 पास्कल से बढ़ाया, तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम तो वी रहेगी। तो ये डेल्टा वी जो नेगेटिव हुआ है, तो इस बल्क मॉड्यूलस को पॉजिटिव करने के लिए माइनस पी साइन लग गया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है पॉइजन्स रेशो, ये भी आप फॉर्मूला भी याद रखिए, ठीक है। पॉइजन्स रेशो इज, देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, मेरे को थोड़ा इसका इनिशियल स्टेज भी लिखनी चाहिए थी। तो पॉइजन्स रेशो इज़ नथिंग बट रेशो ऑफ, ठीक है, रेशो है तो किसी दो चीज़ों का रेशो है, किन दो चीज़ों का रेशो होता है, ये रेशो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। अभी इतना याद कर लीजिए, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, उस पर आपने इस तरह को टेंसाइल फोर्स लगाया, ये याद है। अब
जब आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो वो रॉड कुछ खिंचेगी और लंबी हो जाएगी, सही बात है। डेल्टा एल से मान लीजिए लंबी हुई, ठीक है। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, वो होगा डेल्टा एल बाई एल, जो यहाँ पर शोन है। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल हो गया अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और लेटरल एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ चेंज होगा। आप बोलोगे कैसे चेंज होगा, भाई जो उसके वॉल्यूम तो सेम है, रॉड की वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रही है, बस उसका शेप चेंज हो रहा है। अब चूंकि रॉड की वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, तो अगर वो एक डायरेक्शन में कुछ बड़ी हुई है, एक डायरेक्शन में कुछ उसकी लेंथ बड़ी है, तो इस डायरेक्शन में कुछ कम भी तो हुई होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन में बड़ी है तो इस डायरेक्शन में कुछ कम भी तो हुई होगी उसकी लेंथ, तभी तो वॉल्यूम बराबर है। भाई वॉल्यूम तो उतनी है, ठीक है। ये समझ रहे हो लैटरल स्ट्रेन क्यों प्रोड्यूस होता है। अगर कोई क्यूब है, ठीक है, अगर उस क्यूब पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ जिसके कारण उस क्यूब की कुछ इनिशियल ऐसा क्यूब था, मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, उस फोर्स के कारण वो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ये यहाँ से हल्का सा ऐसा लंबा हो गया, ठीक है। ब्लू पार्ट दिखा रहा है वो लंबा हो गया थोड़ा सा। तो अब ये लंबा हो गया है, तो इसकी कुछ दूसरे डायरेक्शन में वॉल्यूम कम भी तो हुई होगी, उसकी कुछ वॉल्यूम कम भी तो हुई होगी, तभी तो वो बराबर रहेगा। एक डायरेक्शन में लेंथ बढ़ी है तो दूसरे में कम हुई होगी, ठीक है, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो जो दूसरी डायरेक्शन में उसका जो चेंज हुआ है उसमें भी कुछ डेल्टा डी चेंज हुआ होगा। तो डेल्टा डी अपॉन इनिशियल जो डायमेंशन है डी, वो हो गया लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन तो वही है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन एल, इनिशियल एल, ठीक है। तो ये पॉइसन्स रेशियो हो गया, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन, वो उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि अगर डेल्टा एल बड़ा है तो उसी डायरेक्शन में सीधी सी बात है कम हुई होगी, तो वो डेल्टा डी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। दिस इज़ फॉर्मूला फॉर पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो आपको मैंने मॉडुलस यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी और पॉइसन्स रेशियो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हमने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस अच्छे से डिटेल में समझ लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को आगे ले जाते हुए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और जानते रहेंगे, तो आपको और पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।